जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमैर महमूद है और आज मैं आपको बताऊंगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने सिंगल इनहेरिटेंस देखा, उसकी एग्जांपल देखी। इसमें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। इसके हम दो तीन जो इसकी एग्जांपल्स से भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स थे। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और बहुत गौर से ध्यान से देखना, ताकि आपको समझ आ जाए व्हाट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो हमें समझ आ गई कि हम जब एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ डाटा मेंबर्स को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। मतलब हम एक क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है, कोई दूसरी क्लास लिख के उस पुरानी वाली क्लास के मेंबर फंक्शंस डाटा मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ ऑल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में देखा हमने कहा जी, एक हमारे पास पेरेंट क्लास होती है और एक हमारे पास चाइल्ड क्लास होती है, और उस चाइल्ड क्लास ने पेरेंट को इनहेरिट किया होता है थ्रू सम स्पेसिफायर्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। अब बात आती है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है, सपोज मेरे पास एक क्लास है ए, ठीक है जी, एक क्लास ए है और एक मेरे पास क्लास है बी और एक है मेरे पास क्लास सी। तो इस अब ये क्या प्रोसेस चल रहा है कि बी ने इनहेरिट किया हुआ है ए को और सी ने इनहेरिट किया हुआ है बी को। अगर सपोज आगे एक और क्लास भी होती डी, तो डी ने इनहेरिट किया होना था किसको, सी को। अगर एक और क्लास होती ई, तो ई ने किसको इनहेरिट किया होना था, डी। इसका क्या मतलब हुआ कि ए है मेरे पास क्लास, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है जिसके अंदर एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है और इंटरमीडिएट क्लासेस होती हैं हमारे पास। ठीक है, आप ए की सारी फंक्शनैलिटीज़ बी के अंदर यूज़ कर रहे हो, बी की सारी सी के अंदर, सी की सारी डी के अंदर, ई के अंदर। बात वही आ जाती है कि जब ए की सारी चीज़ बी के अंदर है, तो जब सी ने बी को इनहेरिट किया तो ए की ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। जब सी ने बी को इनहेरिट किया है तो बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, बी के अंदर पड़ा हुआ है जी ए और बी। जब सी ने बी को इनहेरिट किया तो इसके अंदर क्या आ गया जी, इसके अंदर ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। समझ आ रहे हैं, बात फॉलो कर रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, इसको अगर मैं बी यहाँ देखें, बी तो है ही है, इसके साथ ए भी है, सी तो है ही है, लेकिन ए बी भी आ गया। क्यों आया? क्योंकि बी को इनहेरिट किया है। जब बी को इनहेरिट किया तो बी में पहले से क्या पड़ा था, ए, वो भी आ गया। अब डी ने जब सी को इनहेरिट किया है तो देखिए उसके अंदर क्या पड़ा था, ए, बी और सी। ठीक है, तो जब ई ने डी को इनहेरिट किया तो ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया और डी भी आ गया, और ई तो है ही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से सारी क्लासेस एक दूसरे को यूज़ कर रही हैं। जो लास्ट क्लास है उसके ऊपर सारी इन क्लासेस की इंफॉर्मेशन आ गई है, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो थ्रू सम स्पेसिफायर्स हैंडल कर रहे होंगे, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट। ठीक है, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगा। ठीक है, कि जो पेरेंट क्लास है वो आगे चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट कर रहा है, और जो चाइल्ड क्लास थी उसको आगे से फर्दर कोई ग्रैंड चाइल्ड उसको इनहेरिट कर रहा है, फिर आगे से कोई फर्दर ग्रैंड चाइल्ड उसको इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ एक क्लास बनाता हूँ एक नाम की, ठीक है, और उसके अंदर लिखता हूँ सी आउट क्लास ए। हाँ जी, इसका मैं यहाँ बनाता हूँ कंस्ट्रक्टर, ताकि आपको समझ भी आए किस तरह से ये कॉल हुआ है। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सी आउट क्लास ए। ठीक हो गया, ये इसका क्या जी, कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर एक मैंने फंक्शन बना देता हूँ शो ए के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करा देता हूँ, लाइक पेरेंट क्लास। ओके, ये मेरी एक क्लास होगी। क्लास बी उसने इनहेरिट किया हुआ है किसको, पब्लिकली क्लास ए को।
ठीक है। इसके अंदर भी सेम इसी तरह मैं एक कंस्ट्रक्टर रखता हूँ और एक मैं उसका फंक्शन रखता हूँ। इस कंस्ट्रक्टर को मैं बी दे देता हूँ, दिस इज़ क्लास बी। ये शो फंक्शन है क्लास बी का, और इसको मैं कह देता हूँ ये कौन सी क्लास है, ये मेरी इंटरमीडिएट क्लास है। गॉट माय पॉइंट। इसी तरह मैं एक और क्लास कॉपी करता हूँ और उसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसको कह देता हूँ ये क्लास क्या है, सी है, और इसने इनहेरिट किया बी को। इसका अपना कंस्ट्रक्टर आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि क्लास कौन सी है, सी है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ चाइल्ड क्लास। ये 3 क्लासेस मैंने बना दी है। ठीक है, मेन के अंदर आता हूँ। मेन के अंदर मैं सिर्फ एक सी का चाइल्ड बनाता हूँ। अब मैं सी डॉट जैसे करूँगा तो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब आप साथ कोई ऐसा स्पेसिफायर नहीं लिखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको क्या बिहेव करता है, प्राइवेट बिहेव करता है। ठीक है, तो मैं तीनों के साथ ऐसा स्पेसिफायर्स लगा देता हूँ। वेट फॉर लोडिंग, सेव हो रहा है। अच्छा, लोड होने के बाद अब मैं दोबारा चेक करता हूँ, डॉट डालता हूँ, तो देखें अभी सिर्फ कंस्ट्रक्टर जो हैं वो पब्लिक हुए हैं, मेंबर फंक्शन पब्लिक नहीं हुए। तो मैं मेंबर फंक्शन के साथ भी पब्लिक लगा देता हूँ, कोई मसला नहीं इसमें। ये मैंने पब्लिक लगाया, ये मैंने पब्लिक कर दिया इसको, और ये भी पब्लिक कर दिया। अच्छा, ये शो बी है, इसको हम शो सी कर देते हैं। चलें, अब देखते हैं क्या होगा। डॉट लगाता हूँ तो अभी भी देखें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं सी डॉट करता हूँ, अभी भी मेरे पास सिर्फ कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने फंक्शंस के साथ उनकी रिटर्न टाइप नहीं लिखी, आप लोगों ने फंक्शन की पूरी प्रोटोटाइप नहीं लिखी, जिसकी वजह से वो एरर दे रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ मैं वॉइड पब्लिक करता हूँ, वॉइड एंड दिस कम लंच। अब देखता हूँ मैं कि मेरे पास कौन कौन सा प्रोग्राम प्रोसेस होता है। मैं करता हूँ सी डॉट। अब आप देख रहे हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट जो बनाया है वो चाइल्ड क्लास का बनाया है, लेकिन यहाँ मेरे पास तीनों कंस्ट्रक्टर और तीनों ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन जो है वो असेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ शो ए, एक हो गया, सी डॉट शो बी दूसरा हो गया, सी डॉट शो सी तीसरा हो गया। तो ये देखिए मेरे पास ऑब्जेक्ट बना, सबसे पहले तीनों क्लासेस कॉल हुई, उनके कंस्ट्रक्टर कॉल हुए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। उसके बाद देखें सबसे पहले शो ए, पेरेंट क्लास, इंटरमीडिएट और चाइल्ड, तीनों के उसने रन करवा दिए। ठीक है, आप एक और भी प्रोसेस इसमें कर सकते हैं। लाइक मैं ये बी है, इसके अंदर सपोज मैं लिखता हूँ ए क्लास है, और उसके बाद ये एक ऑपरेटर है, और उसके बाद मैं शो करता हूँ ए। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? एक मैंने तरीका ये लिखा है, एक मैंने ये लिखा है। इसका क्या मतलब है? ये इसका मतलब ये है कि एक पेरेंट क्लास है ए, उसका फंक्शन है। ठीक है, लाइक ये देखें मैं ए डॉट जैसे ही लिखता हूँ वो देखें प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको कभी छोड़ें, स्कोप रेजोल्यूशन को सिंपल समझते हैं, मैं लिखता हूँ शो ए, ये मैंने पेरेंट क्लास का बनाया हुआ। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ आके इसके अंदर, इसके सी के अंदर लिखता हूँ शो बी। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से ये दोनों हटा देता हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें मेरे पास पेरेंट, इंटरमीडिएट और चाइल्ड तीनों प्रिंट हो रहे हैं। ये कैसे प्रिंट हो रहे हैं, अब आपने गौर करना है। आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया सी का, सी क्लास का जैसे ऑब्जेक्ट बनाया तो सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो गए क्योंकि सब इनहेरिट हैं एक दूसरे के साथ। तो उसके बाद देखें C1 डॉट शो सी, आपने लिखा है C1 डॉट शो सी, उसके अंदर आया, उसको मिल गया शो बी। ठीक है, जैसे ही शो बी मिला, वो शो बी पता लग जाएगा किसके अंदर है, किसके अंदर है जी, वो समझेगा जी इनहेरिटेड क्लास के अंदर।
इनहेरिटेड क्लास में क्या उसे शो बी मिल गया। जैसे शो बी मिला उसको सेकंड में कौन मिल गया, शो ए। वो फिर अपनी इनहेरिटेड क्लास में जाएगा, शो ए, वहाँ क्या है, पेरेंट क्लास प्रिंट कराएगा, वापस आएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा था, इंटरमीडिएट क्लास, वो प्रिंट कराएगा। वो प्रिंट कराने के बाद यहाँ कॉल वापस आएगी और उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, चाइल्ड क्लास। तो इस तरह से आप जो है वो एक दूसरे की क्लासेस के फंक्शन भी प्रिंट करवा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने दिखाया कि किस तरह मैंने हर एक के फंक्शन को इंडिविजुअल कॉल किया। उसके बाद मैंने आपको करके दिखाया है कि किस तरह से आप पेरेंट क्लास के फंक्शन को आपने चाइल्ड क्लास के फंक्शन के अंदर कॉल किया है और कॉल करने के बाद मेन में कैसे वो प्रिंट हुआ है। समझ आ गई आपको इस चीज़ की। ठीक है, अब मैं आपको पैरामीटराइज फंक्शन थोड़ा सा हैंडल करके बताता हूँ कि वो किस तरह से हैंडल होते हैं। अब आपने यहाँ से बड़े गौर से एक चीज़ को देखना है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर बनाने देते हैं जी। इसके अंदर एक मैं डाटा मेंबर लेता हूँ, इंट ए नाम का। ठीक है जी, अब यहाँ मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, या इंट बना लें, पैरामीटराइज हमने सीखना है। तो इंट गेट ए। ठीक है, इसके अंदर उसकी ए की जो भी वैल्यू आएगी वो हम रखवा देंगे। यहाँ मैं एक इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ इंट एक्स, और यहाँ मैं रखवा देता हूँ एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, सी आउट में ए। ठीक हो जाएगी। इसको मैं ऐसे करता हूँ, वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास इज ए। इस तरह से ठीक हो गया जी। यहाँ तक आपको समझ लग गई। ये मैंने सिंपल एक क्लास बनाई, एक डाटा मेंबर लिया, उसका कंस्ट्रक्टर दिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैंने क्या किया जी, उस कंस्ट्रक्टर में मैंने अब उसको वैल्यू को इनिशियलाइज करवा दिया है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, इंट गेट का पैरामीटराइज है, वैल्यू मेन से आएगी, उसमें मैंने एक्स रो और शो में मैंने क्या किया, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया है। सिमिलरली मैं इसी क्लास के साथ भी यही करूँगा। ठीक है, इंट बी कंस्ट्रक्टर के अंदर b इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं इसको ना मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि जो है ना वो थोड़ा सा जगह जो है ना वो बच जाए, ताकि जो है ना चीज़ें जो समझ आ जाए, आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरह से ये वर्किंग हो रही है। ब्रैकेट्स की तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ लग जाएगी। इसको भी मैं ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है जी, शो को भी ऐसे कर लेते हैं जी। ठीक है जी, सेम लाइक दिस मैंने कर लिया है। इसको थोड़ा कंस्ट्रक्टर को आगे ले जाते हैं, इन सब ब्रैकेट्स को आपस में इक्वल कर लेते हैं ताकि ज़रा समझ आ जाए। चलिए इसको भी दैट्स इट इस तरह से कर लेते हैं। इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, इसको मैं आपको बताऊँगा किस तरह से आपने इसे। अच्छा चलें, इसको पहले करता हूँ इंट गेट बी, और गेट बी के साथ मैं क्या करता हूँ, इंट इसके अंदर मैं वाई कर देता हूँ, और इसका क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू वाई, और ये ब्रैकेट ले। जहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी क्या कर रहा हूँ। और शो के अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, शो के अंदर इसकी स्टार्टिंग ब्रैकेट आ जाएगी, और सी आउट में क्या आ जाएगा, सी आउट में आ जाएगा वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट क्लास इज बी। ले, और इसके साथ ले, जहाँ तक आपको समझ आ गई। सेम इसी तरह मैं क्या करूँगा, एक सी क्लास के अंदर भी बना लूँगा। ये तो इसका कंस्ट्रक्टर है जी, हमने कहा था कि ब्रैकेट्स इसके सब इक्वल कर देते हैं, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक इसका लेंगे सी डाटा मेंबर इक्वल टू 0 और इंट सी।
ठीक है जी। आफ्टर दैट एक हमने फंक्शन लेना है, फंक्शन में आएगा इंट गेट सी, और यहाँ z ले लेते हैं, और यहाँ क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू लेट, और शो के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, वो प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास लिखा हुआ पहले से, चाइल्ड क्लास इज इक्वल टू, और यहाँ बस लेज। अब आप यहाँ देखें गौर से, ये मैंने क्या किया है, मैंने एक क्लास बनाई ए, उसका एक डाटा मेंबर लिया ए, उसके मैंने इंट गेट लिया पैरामीटराइज, फिर एक शो लिया वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास प्रिंट कराने के लिए, फिर मैंने एक गेट बी लिया पैरामीटराइज एंड सिंपली गेट सी, मतलब एक सिंपल वैल्यू गेट कर रहा हूँ और वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और चाइल्ड क्लास से मैं इनको डाटा मेंबर्स पास करवाने हैं, मतलब ये तीन क्लासेस हैं, तो क्योंकि ये पैरामीटराइज समथिंग लाइक हो रहा है। चलें अब देखें, मैं इसको C1, एक तरीका तो मेरे पास सिंपल ये है कि मैं इसको सी डॉट करूँ और बारी बारी ये गेट गेट और शो कॉल करूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ गेट सी कॉल करूँ और ए और बी भी कॉल हो, और यहाँ से बी और सी कॉल हो जाए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मैं करता हूँ गेट सी, और उसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ, देखें वो देखें खुद ही उसने कह दिया कि भाई ये पैरामीटर 1 है, ठीक है। मैं इसमें पास कराता हूँ, पेरेंट को पास कराता हूँ 10, इंटर को 20 और चाइल्ड को 30। अब आप कहेंगे जी गेट सी में तो सिर्फ एक पैरामीटर है, तो मैं चाह रहा हूँ कि चाइल्ड के थ्रू किसी तरह सेस हो, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या करना है, आपने इसके अंदर आपने गेट बी कॉल कर देना है, ठीक है। इस फंक्शन को मैं ज़रा इसलिए मैं चाह रहा था जगह मुझे थोड़ी सी मिले ताकि मैं इसको समझा सकूं आपको कि ये देखें क्या हो रहा है, गेट बी कॉल हो रहा है। अब आप ये देखें गेट बी पे जैसे ही गया उसने कहा जी गेट बी के अंदर भी एक पैरामीटर है, ठीक है, उसको भी मतलब कॉल कराएं। तो मैं अब यहाँ क्या करूँ, ये भी एक बात आ गई, ठीक है। अच्छा अब ये थोड़ा सा ऊपर और जाते हैं, यहाँ आते हैं गेट सी की जगह। अब इधर मैं अगर सपोज करता हूँ गेट ए, अब जैसे ही आप इसके ऊपर भी जाएंगे तो यहाँ भी आपको वही वो एरर देगा कि इस ये तो एक पैरामीटराइज है, वो देखें इंटेक्स आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ करना क्या है, सी से आपने तीनों वैल्यू पास करा दी। अब जब आप सी का फंक्शन कॉल करेंगे तो आपने इसके अंदर लिखना है इंट वाई, ये हो गया किसका, बी क्लास का, और एक लिख देना है इंट एक्स, ये किसका हो जाएगा, एक पेरेंट क्लास का। अब इसके अंदर आपने क्या पास करवा देना है, वाई, समझ आ गई आपको, ठीक है। अब आप देख रहे हैं किस तरह से ये वैल्यूज पास हो रही हैं, आपने यहाँ से तीन वैल्यूज भेजी, ये तीन वैल्यूज यहाँ आ गई, ठीक है। इसके अंदर इस टाइम 10, 20 और 30 पड़ा हुआ है, ठीक है। 10 एक्स क्या है, वो एक्स को जाएगा, ये वाई और सी का है। अब आप गौर करें, ये वाई आपने बी को कॉल करवा दिया, जैसे गेट बी का फंक्शन कॉल होगा ये वाई उसके पैरामीटर में चला जाएगा, देखिए जैसे गेट बी कॉल हुआ ये इसके वाई पैरामीटर में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या पास हुआ है, यहाँ से पास हुआ है 20, और इसके अंदर क्या आ गया है, सी के अंदर 30, ठीक है। ये 20 पास हुआ, ये 20 इधर आया, ये 20 इधर आया, तो यहाँ आके ये 20 इसके अंदर स्टोर हो गया, बी इज इक्वल टू 20। अब आप कहेंगे कि जी बी के अंदर आपने गेट ए कॉल किया है तो ए को कैसे वैल्यू जाएगी फिर, तो यहाँ आपने क्या करना है, यहाँ आपने साथ एक्स भी पास करा देना,
जिस तरह आपने सी के अंदर किया उसी तरह अंदर अब आपने बी के अंदर भी करना है। और यहाँ आपने क्या कर देना है, इंट एक्स कॉल कर देना है, और इसके अंदर आपने क्या पास कर देना है, एक्स। अब यहाँ से जो वैल्यू पास हुई है वो क्या क्या पास हुई है, एक वैल्यू 10 पास हुई है और एक 20 पास हुई है। यहाँ क्या वैल्यू आई है, 10 और 20। इसका मतलब इस टाइम इधर वैल्यू मेरे पास क्या पड़ी हुई है, यहाँ मेरे पास वैल्यू 10 पास हो रही है। समझ आ रही है आपको इस चीज़ की, ठीक है। और देखें ऊपर तो जहाँ मेरे पास अब जो एक्स कॉल होगा उसमें जो 10 वैल्यू यहाँ आएगी और यहाँ से वो एक्स में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या स्टोर हो गया जी, ए के अंदर 10 स्टोर हो गया। ठीक है जी, ए के अंदर मेरे पास 10 स्टोर हो गया। चले जी, ठीक है। दोबारा देखें गौर से, सी फंक्शन मैंने कॉल किया, उसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज को पास करवाया। यहाँ आप देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि सी के अंदर कितनी वैल्यूज पास है, मेरे पास 3 वैल्यूज ये पास कराई, 10 20 30 इधर आया, 10 और 20 जैसे ये बी कॉल हुआ है उसको अंदर आया इसके फंक्शन के अंदर आते ही उससे दोबारा फंक्शन मिल गया। वो फंक्शन देखा उसने किसका, जी पेरेंट क्लास का। उसने ये पूरा फंक्शन कॉल किया जो कि कहाँ पड़ा हुआ है, जो कि ये है, ठीक है। ये एक्स और वाई वैल्यू इसने इसको भेज दी, ये इधर आ गई, ये इधर आके दोबारा से फंक्शन कॉल हो गया, कौन सा, ए का फंक्शन कॉल हुआ, ए के फंक्शन 10 वैल्यू से पास हुई और 10 वैल्यू ए में आके स्टोर होगी। ये फंक्शन खत्म हुआ, बी इज इक्वल टू वाई, वाई में जो वैल्यू तो बी में स्टोर होगी। ये फंक्शन खत्म हुआ, वो दोबारा वापस आया और जो सी इज इक्वल टू जी है उसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। अब C1 डॉट गेट करूंगा तो सारी वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी। अब मैंने सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मुझे तरीका पता है इसका, कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आप यहाँ क्या करें, आप शो ए कॉल करें, ये इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से मेरे पास किसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए की प्रिंट हो जाएगी। और यहाँ से जहाँ आप क्या करें, शो बी प्रिंट करवा दें। यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, शो बी एंड सी, ठीक है जी। रन करवाते हैं जी, तो ये देखें, वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास इज 10, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट क्लास 20, वैल्यू ऑफ चाइल्ड क्लास इज 30, ठीक है। तो यहाँ भी देखें यही हो रहा था कि 10 20 30 जा रहा था, 10 20 30 इधर आया, 30 देखें इस टाइम किसके अंदर पास हो रहा है, जी के अंदर। तो जी किसका है जी, चाइल्ड क्लास का, ठीक है। वाई के अंदर क्या आ रहा है, 20, ये वाई किसको जा रहा है जी, पेरेंट क्लास को, कौन सी वाली, ये वाली। तो इसके अंदर ये देखें भी है, और इसी तरह 10 सो ऑन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के थ्रू मैंने जो है वो फंक्शंस एज आर्गुमेंट पास किए हैं और कैसे उनको एज प्रिंट करवाया है एक दूसरे के अंदर कॉल करके। देखें, अब आप देख रहे हैं कि देखें क्लासेस कितनी ज़्यादा हैं, और मैंने सिंपल क्या किया है, ये 3 लाइनों का मेन फंक्शन है, ठीक है। आप यूज़र के थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं इसके अंदर। यहाँ जो है 3 वेरिएबल लें, इंट ए एस टी यू, ठीक है। इधर सीलिंग करवाएं, एस टी यू, ठीक है। और यहाँ जो है वो पास कर दें एस टी यू। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास, एंटर वैल्यू ऑफ चाइल्ड क्लास एंड एंटर वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट क्लास। इसको मैं रन करवा के देखता हूँ, तो देखें वो ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं 3 वैल्यूज देता हूँ, तो देखें वैल्यू ऑफ पेरेंट इज़ 5, इंटर इज़ 2 एंड चाइल्ड इज़ 7, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको आर्गुमेंट्स को आगे पीछे भी कर सकते हैं। अब बड़े ही गौर से इस वीडियो को आपने देखना है और आराम से बैठ के समझना है, सारी चीज़ हैंडलिंग की है, कहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, वहाँ से आगे मज़ीद कॉल हो रहा है, फिर मज़ीद कॉल हो रहा है, फिर वो फंक्शन ख़त्म होकर वापस आ रहा है, फिर वापस आके उसकी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रही है,
बहुत ही ध्यान से इस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को आपने समझना है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि मल्टीपल क्लासेस आ रही हैं आपके पास, लेकिन उसके अंदर हैंडलिंग किस तरह से हो रही है वो मैंने आपको डिटेल में बता दी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बहुत डिटेल में हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को डिस्कस किया है। तो बाकी अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट करें, मैं आपके क्वेरीज का जो आंसर है वो लाजमी दूंगा। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस के ऊपर होगी, और उसके उसी में हम थोड़ा सा हाइब्रिड और हायरार्किकल को भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इनहेरिटेंस का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो किस वजह से है, क्यों गिरती है, क्योंकि इनहेरिटेंस में भी बहुत से इश्यूज हमें आ रहे होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी हमें क्लियर करना होता है। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।